गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये जो क्लास है ये जो सीए फाइनल के एफआर के स्टूडेंट लोगों के लिए क्लास है और उन स्टूडेंट लोगों के लिए है जिनका एग्जाम मई 2021 एंड ऑनवर्ड्स है। ओके, आप लोग मैं जो चीज पढ़ाऊंगा आप उसको क्लास में लिखते जाना, बिकॉज हम डिक्टेशन देंगे। जैसे नॉर्मल क्लास होती है उसी तरह की ये क्लास होगी, सिर्फ सुन करके खत्म नहीं करने का है। जैसे क्लास करते हो वैसे क्लास करने का है। ये एक अमेंडमेंट लेक्चर है। अभी रिसेंट पास्ट में दो अमेंडमेंट, छोटे छोटे दो अमेंडमेंट आए हैं, अगर एक बड़ा और एक छोटा अमेंडमेंट आया है। वन अमेंडमेंट इज इन इंड AS 116, दैट इज लीज अकाउंटिंग, जो कि कोविड की वजह से आया, और अनदर अमेंडमेंट इज इन इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो एक छोटा सा अमेंडमेंट है। उसके डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, उसकी वजह से थोड़े मोड़े एडिशनल गाइडेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से आए, उनके ऊपर मेरा लेक्चर होगा। तो पहला लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूं वो इंड AS 116 पे है। आप लिखोगे अमेंडमेंट इन इंड AS 116। प्लीज आपको लिखना है, लिख करके क्लास करनी है। ओके, ये जो अमेंडमेंट है दैट इज विथ रिगार्ड टू रेंट कंसेशन, अकाउंटिंग फॉर रेंट कंसेशन ड्यू टू कोविड। कोविड-19, जिंदगी भर जब तक मरेंगे हम लोगों को याद रहेगा कोविड-19, कोरोना वायरस हम लोगों को याद रहेगा, जाएगा नहीं दिमाग से। ये जो अमेंडमेंट आया अभी मई 2021 के बच्चों के ऊपर पहली बार एप्लीकेबल होगा। नवंबर में जो बच्चे एग्जाम दिए या इवन जनवरी में जो बच्चे एग्जाम दिए उनके ऊपर यह अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं था। पहले मैंने जानबूझ करके नहीं दिया, मैं बोला कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अमेंडमेंट पहले आ चुका था। अभी देने का रीजन यही है, या आज रिकॉर्ड करने का रीजन यही है कि जनवरी वाली एग्जाम भी हो गई, तो अब जो है मैं इस अमेंडमेंट को रिकॉर्ड कर रहा हूं। छोटा सा अमेंडमेंट है, ऐसे तो छोटा तो क्या बोलूं, ऐसे देखो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले अमेंडमेंट से तो बड़ा है, बट ऐसे बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टोरी क्या है ना बच्चों, कि जिन लोगों का भी लीज एग्रीमेंट था, लेसीज लोगों का, लेसर लोगों के साथ, इंड AS में जो कंपनियां थी और मान लो वो लोग लेसी थी, तो अब कोविड की वजह से बहुत लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब्ड हुआ, और बिजनेस जब डिस्टर्ब्ड हुआ तो लेसी लोगों ने लेसर लोगों से बात की और वैराइटीज ऑफ टाइप से रेंट के कंसेशंस उन लोगों को मिले। अब प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी तरह का रेंट एग्रीमेंट में कंसिडरेशन को लेकर के, लीज रेंट को लेकर के अगर टिंकरिंग या चेंजेस होता है तो उन चेंजेस को लीज मॉडिफिकेशंस बोल करके कवर किया जाता है। इंड AS 116 में मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग बोल करके, लीज मॉडिफिकेशन बोल करके एक टॉपिक है जो आप लोगों को कवर कराया गया है। अब लीज मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या था या क्या है कि अगर किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो उस चेंजेस को रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट पे आप डिस्काउंट करके, माने चेंज होने के बाद जो नया लीज रेंट आता है उसको रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंटिंग करके लीज लायबिलिटी निकाल लो, नया लीज लायबिलिटी। पुरानी लीज लायबिलिटी को नया लीज लायबिलिटी में चेंज कर दो, जितना रुपया लायबिलिटी चेंज हुआ उतना रुपया को ROU असेट को बदल दो। अगर मैं प्लेन टेक्स्ट में बोलूं तो फाइंड योर लीज लायबिलिटी ओरिजिनल एज पर बुक्स टू determine the lease liability by discounting new lease liability by discounting the future lease rentals, which are definitely going to be the revised lease rentals based on the new discounting rate. The change in the lease liability will be adjusted against the ROU asset. ये लीज मॉडिफिकेशन का बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है।
अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से जो लीज एग्रीमेंट में या रेंटल में जो कंसेशंस वगैरह मिला, उसमें लीज मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल लीज मॉडिफिकेशन इज ए टीडीएस प्रोसेस। टीडीएस से मेरा मतलब है कि नया लीज लायबिलिटी निकालो, पुरानी लीज लायबिलिटी को चेंज करो, तो प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने यह डिसाइड किया कि अच्छा, ऑब्वियसली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने भी यह डिसाइड किया है, फॉरेन कंट्रीज में भी यही हो रहा है, पर मैं अपने इंड AS 116 की बात करूंगा। उन्होंने यह डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अगर कोविड-19 की वजह से कोई रेंट कंसेशन मिल रहा है तो उसको लीज मॉडिफिकेशन में जाने नहीं देंगे, एंड दैट टू इवन ओनली फॉर द बुक्स ऑफ लेसी। लेसर की बुक्स में चाहे किसी भी वजह से, ध्यान से सुनिएगा, अमेंडमेंट स्टार्ट हो गया है, लेसर की बुक्स में चाहे किसी भी वजह से रेंट कंसेशन कोविड की वजह से भी अगर हुआ हो, लेसर की बुक्स में वो लीज मॉडिफिकेशन के हिसाब से अकाउंटिंग होगा। ये अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेसी की बुक्स में एप्लीकेबल है। ये अमेंडमेंट जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं सिर्फ लेसी की बुक्स में एप्लीकेबल है। ओके, मैं लिखाऊंगा भी बहुत अच्छे, पहले मैं पूरा बता दूं। अमेंडमेंट ये बोलता है कि कोविड की वजह से अगर किसी भी तरह का रेंट में कंसेशन आपको मिला है तो लीज मॉडिफिकेशन वाला प्रोविजन या वो वाला ट्रीटमेंट अट्रैक्टेड नहीं होगा अगर आप चाहें तो। इट इज ऑब्वियसली योर एज पर योर ऑप्शन। आप चाहें तो लीज मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व करा ले, और आप नहीं कराएं तो ये अमेंडमेंट है। सुनिएगा क्या है स्टोरी। ये है बच्चों कि कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस आपको बाद में बताऊंगा। स्टोरी ये है कि अगर किसी भी तरह का कंसेशन मिलता है तो उस कंसेशन का इंप्लीकेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आपको लीज लायबिलिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब कैसे, क्या होगा, पूरा स्टोरी लाइन एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं। ओके, लिखो कैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो लीज कंसेशन, रेंट कंसेशन, क्या उसका पूरा प्रोसेस है, मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने 5 क्वेश्चंस भी दिए हैं, बड़े सिंपल सिंपल। मैं एक छठा क्वेश्चन अपनी तरफ से बना करके दूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट वन। ओके, तो आप देखिए। लिखो पॉइंट नंबर 1, दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल ओनली in the books of lessee. Okay, this amendment has been introduced as a practical expedient. Practical expedient जिसके थ्रू से कि लेसी ये इलेक्ट कर सकता है कि वो लीज के रेंट में जो कंसेशन हुआ है, बदलाव हुए हैं, उसको लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग से ना करे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू से रूट करे। वो भी कैसे हम बताएंगे, उसका प्रोसेस हम बताएंगे, इस अमेंडमेंट के थ्रू से बताएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिखो, लेसी में, अच्छा स्टोरी लाइन यही है कि मान लीजिए लेसी है, ऑलरेडी वो लेसर के साथ एक रेंट एग्रीमेंट में है, ऑलरेडी उसकी बुक्स में ROU असेट और लीज लायबिलिटी रिकॉर्डेड है। आपको मालूम होगा कि इंड AS 116 के आने के बाद चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, लेसी की बुक्स में हर तरह की लीज के लिए ROU असेट और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाता है। मैं उस पास्ट में वापस से नहीं जाऊंगा, वो लंबा इंड AS 116 का लेक्चर है, वो आपको अच्छे से कराया गया है। अभी आप सिर्फ अमेंडमेंट को लेकर के फोकस करो। तो पहले मैंने बोला ये अमेंडमेंट सिर्फ लेसी की बुक्स में है। लेसर को, फिर से बोलता हूं, लेसर को रेंट कंसेशन
मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग के थ्रू से ही रूट कराना पड़ेगा। लेसी चाहे अगर फॉर ए प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, मतलब फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस, वो चाहे तो रेंट कंसेशन को लीज मॉडिफिकेशन नहीं मान करके कंसेशन को P&L में डाल सकता है। कैसे? प्रोसेस में बता रहा हूं। ओके, लिखो। लेसी मे इलेक्ट not to account for, क्या लिखा? not to account for rent concession due to COVID देखो क्या लिख रहा हूं, लेसी में इलेक्ट नॉट टू अकाउंट फॉर रेंट कंसेशन ड्यू टू कोविड अंडर लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। मे इलेक्ट, वो अगर चाहे तो रेंट कंसेशन को मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में डाल सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट अगर चेंज होता है किसी भी तरह का, आप जानते हैं कि टर्म्स ऑफ द लीज अगर बदलता है, चाहे टेन्योर बदले, स्कोप बदले, चाहे रेंट का अमाउंट बदले, उसको लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग में डाला जाता है। हम आज भी बताए थोड़ा सा, और लीज मॉडिफिकेशन की क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है। अभी ये बोल रहा हूं कि अगर कोविड की वजह से लीज रेंट में किसी भी तरह का कंसेशन अगर लेसी को मिलता है, प्रोवाइडेड सम अदर ऑल्सो सम मोर कंडीशंस ऑल्सो गेटिंग फुलफिल्ड, पढ़ाएंगे वो धीरे धीरे। लेसी अगर चाहे तो रेंट कंसेशन को मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग के थ्रू से नहीं रूट भी कर सकता है। ये उसको, क्योंकि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करने में प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, टाइम लगता है, रिसोर्सेस लगता है, और ऐसे भी कोविड में सारा लोगों के पास रिसोर्सेस की ही तो प्रॉब्लम है। तो वो चाहे अगर तो वो रेंट कंसेशन को मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग से बचा सकता है, अगर वो कोविड-19 की वजह से रेंट कंसेशन मिला हो तो फिर वो कौन सी अकाउंटिंग करेगा? अगर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं करेगा तो पीएल अकाउंटिंग, इनकम का अकाउंटिंग करेगा। कैसे? मेरे को पढ़ाने दो, मैं बता रहा हूं बस। ओके, स्टार्ट। अच्छा, अंडर लीज लेसी में इलेक्ट नॉट टू अकाउंट फॉर लीज रेंट कंसेशन ड्यू टू कोविड अंडर लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग एज ए प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। दो नंबर पॉइंट लिख लिए। लेसी की बुक्स में अमेंडमेंट है, लेसी की बुक्स में अमेंडमेंट है ओनली, लेसर को मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग ही करना पड़ेगा। लेसी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग चाहे तो करे, चाहे तो नहीं भी कर सकता है। में इलेक्शन है, उसके पास ऑप्शन है। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अगर उसे करना होगा तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हो। अगर वो ऑप्ट करता है कि मेरे को मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं करना है तो क्या क्या कंडीशंस है, और मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे, वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद 5-6 सम्स करवाएंगे, अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लिसन। थर्ड पॉइंट, फॉर दिस द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। चार छोटे छोटे कंडीशंस लिखूंगा, ध्यान से सुनोगे। ए, पहला, द रेंट कंसेशन मस्ट बी ड्यू टू कोविड। सम में लिखा हुआ रहेगा ड्यू टू कोविड-19, तभी ये वाला पैराग्राफ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो लिखो
पहला कंडीशन, द कंसेशन मस्ट बी ड्यू टू कोविड-19। तो सर वो तो कंसेशन कोविड-19 का है कि बिना कोविड-19 का है, कैसे पता चलेगा? पता चल जाता है अगर आप ट्रू एंड फेयर रहेंगे तो, और क्वेश्चन में पता क्वेश्चन लिख के देगा तभी चलेगा। 2 बी नंबर, सेकेंड कंडीशन, 4 कंडीशन सिंपल सिंपल। बी नंबर, द टोटल रेंट पेबल आफ्टर क्या बोला? द टोटल रेंट पेबल आफ्टर द चेंज, जो भी रेंट कंसेशन हुआ, रेंट कंसेशन होने के कारण जो भी बदलाव आए, अब जो नया रेंट आप पे करेंगे, ये न्यू रेंट जो आप फ्यूचर में पे करेंगे, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टोटल रेंट, कैलकुलेशन वाइज, अमाउंट वाइज, अमाउंट वाइज, द टोटल रेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दी अर्लियर रेंट पेएबल। मतलब या तो कंसेशन मिले कि भाई नहीं दो, 2-3-4 महीना का या 2-3-4 साल का या 1 साल का, या तो मत दो पैसा, या फिर डेफर कर दो, अभी नहीं दे करके बाद में दे दो। 4 महीना मान लीजिए लॉकडाउन था, लॉकडाउन तो ध्यान में है ही, तो मान लो कि मार्च अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई लॉकडाउन था, तो अप्रैल मई जून जुलाई में रेंट नहीं दे करके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में डबल दे दो, या अप्रैल मई जून जुलाई में नहीं दे करके जब रेंट का टेन्योर आपका खत्म हो जाता है तो उसके अगले 4 महीना में ये वाला रेंट का पेमेंट कर दो। मान लो रेंट इतना भारी है कि डबल रेंट नहीं दे सकते किसी महीने में, तो अप्रैल मई जून जुलाई में मत दो, आगे में जब रेंट का पीरियड खत्म होगा तो आगे वाले पीरियड में रेंट ऐड कर दो। लेकिन रेंट का जो टोटल अमाउंट है वो पुराने रेंट अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आप इंटरेस्ट ऐड कर लेते हो तो अलग बात है, अदरवाइज सब्सटेंशियली वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो द टोटल रेंट पेएबल आफ्टर द चेंज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द अर्लियर रेंट पेएबल। एकदम इजीली समझ में आया। थर्ड पॉइंट, एनी रिडक्शन ध्यान से, शुड अफेक्ट द लीज रेंट, ध्यान से, अप टू 30 जून 2021। ये ध्यान दो, 2020 नहीं है, 2021। Any reduction should affect the lease rent up to 30 जून 2021। जो लीज रेंट ड्यू हो रहा है, लीज रेंट ड्यू अप टू 30 जून 2021, एंड लिख लिए, लिखो, एंड increased lease rent can extend
बियॉन्ड 30 जून 2021। मतलब कुल मिलाकर के इंक्रीज वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 30 जून 2021, बट रिडक्शन 30 जून 2021 तक ही होना चाहिए। सर अगर रिडक्शन नवंबर दिसंबर 2021 भी अलाउड हो गया तो ये अमेंडमेंट माने इस चीज का, ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का फायदा उठाने नहीं मिलेगा। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग ही फिर करना पड़ेगा, ये वाला अकाउंटिंग आप नहीं कर सकते। तो इसमें स्टोरी बड़ा सिंपल है कि जो रिडक्शन होना चाहिए, दैट रिडक्शन शुड अफेक्ट ओनली ऑन द लीज रेंट्स पेएबल अप टू 30 जून 2021। बच्चों 30 जून 2021 अभी आया नहीं है, फरवरी 2021 चल रहा है, अभी 30 जून 2021 आने में अभी देरी है। पर 30 जून 2021 तक के लीज रेंट को ही रिडक्शन अगर करता है ना एग्रीमेंट, अप टू 30 जून 2021 तक के ही लीज रेंट को अगर रिडक्शन करेगा ना एग्रीमेंट, तभी यह अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा। यह कंडीशन है। 3 कंडीशन में बोल दिया। 1, कंसेशन कोविड की वजह से होना चाहिए। 2, टोटल नया रेंट टोटल पुराने रेंट से या तो कम होना चाहिए या फिर इक्वल टू एट बेस्ट हो जाए। तीसरा, लीज रेंट 30 जून 2021 तक का ही रिडक्शन होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर रिडक्शन होता है, उससे ज्यादा पीरियड का अगर रिडक्शन होता है तो यह अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड 4th, देयर इज नो अदर substantive change in the terms and conditions of lease, in the terms of the lease। इन सब चीजों के अलावा और कोई सब्सटैंटिव चेंज, अब सब्सटैंटिव बोलने साला वो डाउट डिबेटेबल बात हो गया कि किसको सब्सटैंटिव बोलेंगे, बट पहले लाइन सुन लो। और कोई सब्सटैंटिव चेंज नहीं होना चाहिए अदर देन द कंसेशन। थोड़ा मोड़ा देखो, बिकॉज ऑफ रेंट कंसेशन थोड़ा मोड़ा चेंजेस इधर उधर हो गया चलेगा, बट दैट चेंज शुड नॉट बी सब्सटैंटिव। मैं आपको फिर से बोलता हूं, इफ द चेंज इज सब्सटैंटिव, कंडीशन 4 इज फेल्ड। इफ कंडीशन 4 इज फेल्ड, आप अमेंडमेंट का फायदा नहीं उठा पाओगे। सर अमेंडमेंट का फायदा क्या है? अमेंडमेंट की अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे, आपको मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में जाना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग हम पढ़ा चुके हैं, अमेंडमेंट वाली नो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अभी पढ़ाऊंगा। सो नथिंग टू वरी। मैं एक बार चारों कंडीशन को ऊपर से बोलता हूं। एक कि रेंट का कंसेशन, अच्छा ये 4 कंडीशन फुलफिल होगा तभी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज करने मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट क्या है कि मेरे को मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं करना। 1, रेंट कंसेशन कोविड की वजह से होना चाहिए। 2, नया टोटल लीज रेंट पुराने टोटल लीज रेंट से कम होना चाहिए या बराबर चलेगा। 3, रेंट रिडक्शन अप टू 30 जून 2021 तक का ही होना चाहिए। 4, और किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में सब्सटैंटिव चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल आप कर लेते हो, अगर आपका नया एग्रीमेंट इन चारों चीज को फुलफिल कर लेता है, तो आप ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है क्या चीज? अच्छा उसके पहले सर ये सब्सटैंटिव चेंज क्या है? सब्सटैंटिव चेंज का मतलब हो गया कि लेसी बैठ के जज करे कि भाई जो रेंट के एग्रीमेंट में बदलाव हुए हैं वो इतने बदलाव हैं कि वो जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड नहीं है, उसमें और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और लेसी खुद डिसाइड करता है नहीं इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 ओनली, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स हैव चेंज्ड, देन गो फॉर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। तो सब्सटैंटिव चेंज इज द मैटर ऑफ जजमेंट बाय द लेसी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सब्सटैंटिव है या नहीं है, आपको क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट लिख देगा, डरो मत। सर आगे मान लीजिए चारों कंडीशन समझ में आ गया, आगे करना क्या है? आगे ये करना है कि आपको मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं करना है। तो सर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अगर नहीं करना है मतलब लीज लायबिलिटी को रीस्टेट नहीं करना है, आरओयू असेट को चेंज नहीं करना है, तो सर करना क्या है? करना है कि अप
अपना कंटिन्यू रखो जो अकाउंटिंग आप कर। मैं 4 नंबर पॉइंट में लिखाता हूं, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस ये है बेटा कि आपकी बुक्स में आरओयू असेट है, आपकी बुक्स में लीज लायबिलिटी है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बुक्स में, ध्यान से अकाउंटिंग प्रोसेस को समझा रहा हूं, मान लीजिए आपकी बुक्स में आरओयू असेट है 40 लाख रुपए का, से आपकी बुक्स में लीज लायबिलिटी है 31 लाख रुपीस की, से आपका इंटरेस्ट रेट है, या तो इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज बोल दो, या अगर इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज अगर लेसी को नहीं मालूम तो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट बोल दो, मान लो वो है 10%। मान लो वो है 10%। ठीक है, मान लो अभी आपको जो रेंट पेमेंट करना था, जो इंस्टॉलमेंट बोल दो या रेंट पेएबल जो था, ये है मान लो 1/4/2020। अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस एग्जांपल से समझा रहा हूं। आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी बुक्स में, लेसी की बुक्स में 1/4/2020 को ये दो फिगर हैं। इंटरेस्ट रेट 10% का है। रेंट पेएबल ऑन 31st मार्च, रेंट पेएबल ऑन 31st मार्च 2021 था 9 लाख रुपीस। मार्च 2021 को 9 लाख रुपया देना था। एग्रीमेंट में कंसेशन ये मिला कि ये वाला जो 2021 का रेंट है, आप तो सीरियसली अप्रैल मई जून जुलाई सब में कोविड अफेक्टेड रहेंगे, तो ये जो रेंट है इस साल वाला रेंट यू पे ओनली 5 लाख। सर और कोई चेंज नहीं? और कोई चेंज नहीं, बस यही चेंज था। 2021 का रेंट, 2021 मींस पेएबल अप टू 31 मार्च 2021, 30 जून 2021 तक एप्लीकेबल है। तो मेरा तो 31 मार्च 2021 को ये रेंट पेएबल है 9 लाख। मान लो मैं लेसी हूं, तो मेरे को ये 9 लाख रुपया देना था 2021 वाला रेंट, और वो 9 लाख रुपए के हिसाब से ही मेरा लीज लायबिलिटी निकाला। आप जानते हैं लीज लायबिलिटी क्या होता है? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स। उसी के हिसाब से लीज लायबिलिटी निकाला जाता है। फिर लीज लायबिलिटी का अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे अकाउंटिंग होता है। ये सब चीज आपको मालूम है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आरओयू असेट 40 लाख का है, ठीक है। मेरे को लेसर ने कंसेशन दिया, खाली 5 लाख रुपया दे दीजिए, 4 लाख मत दीजिए। बाकी जो फ्यूचर वाले लीज रेंट है वो सेम टू सेम रहेंगे, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम टू सेम। खाली ये लीज रेंट 9 लाख की जगह 5 लाख दे दीजिए। तो वो जो 4 लाख का कंसेशन मिला वो पीएल में चला जाएगा। पर वो पीएल में जो चला जाएगा, पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे पीएल में चला जाएगा, वो प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, ध्यान से सुनना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये एग्जांपल। अब मैं प्रोसेस लिखा रहा हूं। ए depreciate ROU asset normally, मतलब कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कंटिन्यू, नो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। आरओयू असेट को जैसे डेप्रीशिएट कर रहे थे वैसे ही डेप्रीशिएट करते रहो। मान लो आरओयू असेट वाज डेप्रीशिएटेड 4 लाख रुपीज पर एनम, तो आप यहां से 4 लाख रुपए पर एनम डेप्रीशिएशन दे दो। या इट वाज बीइंग डेप्रीशिएटेड 10 लाख रुपीज पर एनम, तो 10 लाख रुपए करके आप डेप्रीशिएशन दे दो। जैसे दे रहे थे वैसे ही देना है। कोविड के पहले जैसा दे रहे थे, कोविड के बाद वैसा ही डेप्रीशिएशन दीजिए। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? लेसी की बुक्स में वो अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं कि लेसी ने वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज किया है कि वो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में नहीं जाएगा। तो अगर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा? कंटिन्यू विद द डेप्रीशिएशन। फिर
record interest expense normally. इंटरेस्ट की अकाउंटिंग को भी एकदम नॉर्मल एंट्री मारो. सी transfer the concession to the P&L as an income as if नहीं by as if नहीं लिखे by reducing the lease liability. Transfer the concession to the P&L as an income by reducing the lease liability. कैसे आइए मैं दिखाता हूं. पूरा चीज इस एग्जांपल के थ्रू से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. फिर से ढंग से सुनना. डेप्रीसिएशन कंटिन्यू करो, इंटरेस्ट रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करो, कंसेशन को पीएल में डालो, लीज लाइबिलिटी को रिड्यूस करो, एज इफ तुमने पूरा पेमेंट किया है. एज इफ तुमने पूरा पेमेंट किया है, उस हिसाब से लीज लाइबिलिटी को पेमेंट कर दो, रिड्यूस कर दो. टू कैश टू पीएल हो जाएगा. लीज लाइबिलिटी डेबिट 9 लाख, टू कैश टू पीएल. टू कैश 5 लाख, टू पीएल 4 लाख. अब मैं दिखाता हूं कैसे, पूरा करके दिखाता हूं. तो ये एग्जाम्पल क्या है, मैं फिर से बोलता हूं कि मेरे पास, मैं लीज लेसी, मेरे पास पहले से एक लीज में लिया हुआ असेट, उसका आरओयू असेट का वैल्यू 40 लाख, लीज लाइबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में 1/4/2020 को 31 लाख, इंटरेस्ट रेट 10% और रेंट पेएबल ऑन 31/3/2021 9 लाख. लेसर ने बोला यू पे ओनली 5 लाख और मान लीजिए डेप्रीसिएशन पर एनम वाज 10 लाख. तो मुझे करना क्या है, पहले डेप्रीसिएशन नॉर्मली देना है. तो मेरा पहला जर्नल आ गया, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू आरओयू असेट 10 लाख. नो चेंज रे, ये नहीं भी अगर मैं लिखाता चलता. किसी इस अमेंडमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि डेप्रीशिएट नॉर्मली. बच्चे पूछेंगे कि सर डेप्रीशिएशन का क्या करना है, तो मैंने लिखा दिया डेप्रीशिएट आरओयू असेट नॉर्मली, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल डेप्रीशिएशन. पहला जर्नल. दूसरा जर्नल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 31 लाख का 10%. एकदम नॉर्मल रिकॉर्ड करो. याद तो होगा लीज लाइबिलिटी को हर साल अमोटाइज्ड कॉस्ट पे लिखते हैं, तो लीज लाइबिलिटी को बढ़ा दिए इंटरेस्ट के साथ. एंड थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अभी अपना लीज लाइबिलिटी कितना हो गया सर, 31 था प्लस 3.1 और हो गया 34.1 हो गया. अभी हमको कितना रुपया पेमेंट करना था, 9 लाख. तो 9 लाख से लीज लाइबिलिटी हम गिराने वाले थे, 9 लाख से ही गिराएंगे. सर पेमेंट तो आप 5 लाख करेंगे, बाकी 4 लाख पीएल में जाएगा. सो एंट्री विल बी लाइक दिस, लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 9 लाख, टू बैंक 5 लाख, टू पीएनएल 4 लाख. कंसेशन 4 लाख का ही तो था ना, 4 लाख पीएल में चला गया. तो सर लीज लाइबिलिटी अगर मान लीजिए हम पूरा 9 लाख पेमेंट करते, कोई कंसेशन नहीं होता, से मान लीजिए ये पैराग्राफ ही नहीं था, नॉर्मल अकाउंटिंग होता, देयर इज नो कंसेशन ड्यू टू कोविड. मेरे बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, हम ग्रोसरी बिजनेस में थे तो हमको कंसेशन नहीं मिला. और मान लीजिए ये सब मेरा है और मेरे को बोलता यू पे 9 लाख, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ. अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो मैं डेप्रीसिएशन इतना ही देता, इंटरेस्ट इतना ही लिखता, और यहां पे लीज लाइबिलिटी टू बैंक लिखता ना, यही तो प्रोसेस है. अब बिकॉज ऑफ कोविड अगर मेरे को रेंट कंसेशन मिला तो दैट रेंट कंसेशन विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस. लीज लाइबिलिटी का अमाउंट विल रिमेन सेम, नो चेंज. आरओयू एसेट का अमाउंट विल रिमेन सेम, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो करना ही नहीं है ना, बदलाव तो करने ही नहीं है. जो कंसेशन मिला उसको पीएल में भेज देना है, बट जो कंसेशन मिला उसको पीएल में भेजने का भी तो एक तो प्रोसेस होगा. प्रोसेस इज दिस. सर एक बार रिपीट, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन नॉर्मली,
record interest. Normally, concession will be transferred to P&L by appropriately reducing lease liability. The end. This is the process. सर अगर पूरा 9 लाख रुपया छोड़ दे तो, हाँ तो पूरा 9 लाख रुपया छोड़ दो तो पूरा पीएल में चला जाएगा, टू P&L फुल हो जाएगा, रीस्टेटमेंट नहीं होगा कोई भी चीज का. Did you get it? Is it okay? ये जो इस तरह का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन किया, इतना डिटेल में वहां पे अमेंडमेंट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके प्रोसेस से यही समझ में आया. अब आप नीचे लिखो पॉइंट नंबर 5. लिखो द लेसी विल हैव टू डिस्क्लोज. समझ में आ गया नहीं पूरा? लिखो द लेसी विल हैव टू डिस्क्लोज the fact that he has applied the practical expedient and also disclose the amount transferred to P&L. कितना रुपया P&L में डाला ये डिस्क्लोज करना होगा, और ये डिस्क्लोज करना होगा कि उसने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई किया है. अच्छा, ये जो अमेंडमेंट है इसका इफेक्टिव डेट है 1/4/2020, मतलब फॉर द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पीरियड्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/20, माने 2021 वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये पहली बार एप्लीकेबल होगा. हालांकि इंस्टीट्यूट ने ये एक्सटेंशन दिया है कि आप अगर 31/3/91 का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका है तो आप माने 1920 वाला भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2021 इज द इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस इंड एस तो नहीं बोलूंगा, दिस अमेंडमेंट इन द इंड एस. नाइनटीन 2021 वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बोलना है सर, ये अमेंडमेंट एग्जैक्टली आया कब था? ये अमेंडमेंट आया था जुलाई 2020 में, जुलाई के मंथ में आया था, जुलाई या अगस्त में. तो सर अगर जुलाई में आया है तो आपने बोला कि 1920 वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आप ये अमेंडमेंट यूज कर सकते हो. 1920 का तो बैलेंस शीट तब तक साइन ही हो गया होगा. अगर किसी का जुलाई तक साइन नहीं हुआ है, 24 जुलाई ने कब आया था ये, अगर उसका साइन नहीं हुआ है तो वो 1920 वाले साल के लिए भी इस प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट को यूज कर सकता है. ये भी लिखा दूं? लिख लो. नंबर 6, इफेक्टिव डेट (1/4/20), that is 2021. लिख दिए? अब लिखो हाउ एवर दिस अमेंडमेंट कैन बी अप्लाइड in 2019-20 also if balance sheet is not signed.
एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं मालूम, शायद 24 जुलाई 2020 था, एग्जैक्ट डेट आप देख लीजिएगा। तो 24 जुलाई 2020 तक अगर आपकी बैलेंस शीट साइन होकर के चली गई है, तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि 24 जुलाई को तो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट ही लाया था, है कि नहीं। लेकिन अगर आपका 24 जुलाई तक बैलेंस शीट साइन नहीं हुआ है, तो आप 1920 वाले साल में भी आप ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज कर सकते हैं। छोड़ू डिस्कशन को, गुड। तो सर सारा कहानी को एक सूत्ता में पिरो करके बताइए, एक साथ फिर हम लोग सम्स बनाएंगे। सुनिए, मैं एक साथ समेट के बताता हूं। कोविड-19 की वजह से अगर किसी लेसी को रेंट का कंसेशन मिला है, टोटल रेंट पेएबल आफ्टर कंसेशन या तो लेस है या इक्वल टू देन द अर्लियर रेंट, अर्लियर टोटल रेंट। रेंट कंसेशन रिडक्शन इन द रेंट सिर्फ अप टू 30 जून 2021 तक हुआ है, और बाकी अगर किसी भी तरह का सब्सटेंटिव चेंज लीज एग्रीमेंट में नहीं है, तो ये नया अमेंडमेंट लेसी अप्लाई कर सकता है, और उसमें सिर्फ ये है कि रेंट कंसेशन को मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में नहीं घुसाना है। नॉर्मल अकाउंटिंग करो और रेंट कंसेशन को पीएल में एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लो, और कितना रुपया पीएल में इनकम रिकॉर्ड की हो उसको अलग से डिस्क्लोज कर दो, और ये भी डिस्क्लोज कर दो कि मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज किया है। इज इट ओके? सो विद दिस माय डिस्कशन ऑन द अमेंडमेंट ऑन इंड AS 116 इज ओवर। अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोगों को सब कुछ। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखला देता हूं, आप स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन पढ़ो, आप डाउनलोड कर लेना या फिर फोटो क्लिक कर लेना। आप लोग तो फोटो क्लिक करने में मास्टर हैं, फोटो क्लिक कर लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फट आंसर हो जाएंगे। ओके, लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। Retailer Q leases a store in a large retail mall. The rent payable is 1 lakh per month. As a result of COVID-19 pandemic, ये क्वेश्चन में होना चाहिए। Rent concession must occur as a direct consequence to pandemic. Next, Q agrees with the lessor to defer the rent originally due in the months of April to June, माने अप्रैल, मई और जून, जो मेन लॉकडाउन का पीरियड था, उसका रेंट को डेफर कर देगा 3 महीना का रेंट को। एज पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट द रेंट फॉर द पीरियड जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2021 विल बी इंक्रीज्ड बाई 1,10,000। डेफर करके जनवरी, फरवरी, मार्च में शिफ्ट कर दिया, लेकिन 1,10,000 से बढ़ाया। अब देखो, पहले का रेंट 1 लाख था, नया रेंट 1,10,000 हो गया, तो टोटल रेंट तो बढ़ गया। अब आप बोलोगे टोटल रेंट अगर बढ़ गया तब तो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई नहीं किया जाएगा। रेंट जो बढ़ाया जा रहा है दैट इज जस्ट टू एडजस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो नीचे, विच कॉम्पेंसेट्स द लेसर फॉर डेफर्ड रेंट एज एडजस्टेड फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बराबर तो वो रेंट बढ़ा ही सकता है ना। आपको जो अप्रैल में जून में कंसेशन देना था वो दे दिया ना, उसको डेफर करा दिया। अब अगले साल तक तो चीजें ठीक हो जाएंगी, तो कम से कम ब्याज का पैसा तो उसको आपको देना ही चाहिए ना। तो टाइम वैल्यू की वजह से, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से अगर रेंट इंक्रीज होता है तो उसको आप को यही मानना चाहिए कि द रेंट इज सेम, द रेंट वॉज नॉट डिफरेंट। तो पूछ रहा है whether this rent deferral is eligible for practical expedient if other conditions are met. Yes, you can consider applying the practical expedient, because whatever increase we are seeing is just because of the time value of money. Otherwise practically the rent is remaining the same.
आंसर लिखो। लिखो द रेंट डेफरल is eligible for practical expedient for the following reasons. क्यों अप्लाई कर सकता है? ए लिखो और अब इसमें यह भी डाल देना, अगर रेंट का इंक्रीज डेफरल की, मान लो रेंट को डेफर किया गया, आप बाद में पेमेंट करेंगे, अगर उसमें खाली टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड करके रेंट का पेमेंट लिया जा रहा है तो वो रेंटल इंक्रीज नहीं बोला जाएगा, उसमें टोटल रेंट को सेम ही मानना पड़ेगा। ये उस पॉइंट में ऐड करा लो डिस्कशन में, जो बोले थे ना टोटल रेंट विल बी आइदर लेस और सेम, तो लेस और सेम, एंड इफ इट इज मोर जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो इट इज नॉट मोर। ओके, लिखो द डेफरल इज बिकॉज ऑफ कोविड। ये सबसे पहला कंडीशन था। बी, the total rent is increased slightly just to adjust the time value of money. The concession is on rent payable up to 30 जून 21। 30 जून 21 कंडीशन था ना एक, तो 30 जून 21 के पहले का ही रेंट रिडक्शन होना चाहिए। एंड लास्ट चारों कंडीशन लिख दिए। There are no other substantive change. इन सारे कंडीशंस की वजह से हम लोग लिख लिया, there are no other substantive change। इन सारे कंडीशंस की वजह से हम लोग क्यू को अलाउ कर देंगे कि भाई तू मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में ना जा, तू अपनी पुरानी अकाउंटिंग को कंटिन्यू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Question number 2. Ready? Lessee P operates a chain of restaurant and lessee leases several outlets. Okay? As a result of COVID-19 pandemic, ये word होना चाहिए। P agrees a rent deferral with the lessor. Under the terms of rent deferral, rent originally due in the period July to December will be added to the rent due in the period July 21 to December 21. बोलिए सर, सेम ही तो है, जुलाई से दिसंबर 2020, 30 जून 2021 के अंदर ही तो है, उसको जुलाई 21 से दिसंबर 21 में ले जाकर के ऐड कर दिया, तो डेफरल तो मिल ही रहा है। कंसेशन तो 30 जून के अंदर का है, कोविड का है, डेफरल है, तो वेदर रेंट डेफरल इज एलिजिबल है, तो ऊपर वाला जैसा ही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम है। रादर
उसमें तो फिर भी रेंट इंक्रीज था फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें तो वो भी नहीं है। तो यही 4 लाइन लिख देंगे सर, द डिफरल इज ड्यू टू कोविड, द टोटल रेंट इज नॉट इंक्रीज्ड, द कंसेशन इज ऑन द रेंट पेएबल अप टू 30 जून 21, नो अदर सब्सटेंटिव चेंज। तो पी को डेफरल अलाउड होगा, सेम रीजन एज क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पे साफ साफ लिखेंगे द टोटल रेंट इज रिमेनिंग सेम। लिखो पी इज एलिजिबल टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। P is eligible to apply practical expedient। ठीक है, रीजन सेम एज अबव। चारों पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, ऐसे लिखना, डेफरल इज ड्यू टू कोविड, टोटल रेंट इज सेम, सेम है, इसमें इंक्रीज भी नहीं है, टोटल रेंट आफ्टर द कंसेशन एंड बिफोर द कंसेशन आर सेम, कंसेशन इज ऑन द रेंट पेएबल अप टू 30 जून 21, नो अदर सब्सटेंटिव चेंज, एकदम सेम आंसर लिखना है। ओके, चलो ये हो गया। तो रीजन बार बार दोबारा वापस से कॉपी कराने का देखो कोई मतलब नहीं है, फाइनल के लेवल पे हो, बता दिया, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Lessee T leases office buildings from a lessor as a result of COVID-19 pandemic. Good, condition 1 fulfilled. In September 2020, T agrees a rent concession, good, with the lessor, under which the monthly rent will be reduced by 50%. Very good. Per month for the 12 months commencing 1 October 2020. तो 12 months अगर है तो 1 अक्टूबर 2020 से कहां तक जाएगा? 30 सितंबर 2021 तक कंसेशन मिल जाएगा। ये नहीं चलेगा, कंसेशन कैन गो ओनली अप टू 30 जून 2021। रिडक्शन ऑफ 50% 30 जून 2021 के लिए तक रहता ना, तब आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज कर सकते थे। वेदर द रेंट डेफरल इज एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट? नो। लिखना है, ऐसे लिखो, no, the rent deferral is not eligible for practical expedient as the concession continues till 30/9/2021, which goes beyond 30 जून 2021। एक्स्ट्रा पेमेंट आप 30 जून 2021 के बाद भी ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं, पहले भी ले सकते हैं, बाद भी ले सकते हैं, लेकिन कंसेशन अगर 30 जून 21 के बियॉन्ड चला गया तो आप ये वाला अमेंडमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, विच गोज बियॉन्ड 30 जून 2021। सो बस ठीक है, और क्या। लिख लो, सो T is not permitted to apply
द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है ना? नहीं, ठीक, गुड, इजी है। 4 ए lessee is granted a rent concession by the lessor whereby lease payments for the period April 20 to June 20, very good, 3 महीना, ये are deferred, fulfilled, 3 months are added to the end of the lease term at the same monthly rent। okay, उधर में 3 महीना और ऐड कर दिया गया और बोला गया यही वाला रेंट जो अभी आप नहीं पे कर पा रहे हो, ऐसे भी आपका फैक्ट्री उक्ट्री बंद था, लॉकडाउन था, तो उधर में 3 महीना और यूज कर लो और ये रेंट पेमेंट आप वहां पे कर लेना। अब यहां पे आप बोलोगे सर टेन्योर बढ़ गया, 3 महीना का टेन्योर बढ़ गया, तो यार इधर छुट्टी भी तो था, वहीं तो बढ़ा दिया, वहां पे इधर बंद था तो उसी को बढ़ाया, तो ये सब्सटैंटिव चेंज नहीं है। ये लेसी जज करेगा ऑब्वियसली, अगर लेसी को लगेगा सब्सटैंटिव चेंज है तो नहीं करेगा प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई, बट इफ आई एम द लेसी, फॉर मी इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव चेंज। आगे, द रेंट कंसेशन इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड-19। ठीक है, वेदर द रेंट डेफरल इज एलिजिबल, एलिजिबल तो श्योरली लिखो, द रेंट डेफरल इज एलिजिबल क्या लिखा? द रेंट डेफरल इज एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट for the following reasons. A, it is due to COVID-19, लिखता है हाँ। B, total rent remaining same। C, concession is up to 30 जून 21। कंसेशन इज अप टू 30 जून 21 क्यों लिखे? अप टू 30 जून 2020, 30 जून 2021 तक भी कंसेशन होता तो चलता। डी, ये लिखना है, इंक्रीज इन लीज टर्म फॉर 3 months शुड नॉट बी, मैं तो कंसिडर नहीं करूंगा, शुड नॉट बी considered as substantive। Obviously, lessee will apply judgment, but it is eligible for practical expedient। अब उसको जजमेंट अप्लाई करके लगा कि नहीं यार ये तो माने सब्सटैंटिव अमेंडमेंट हो गया, माने सब्सटैंटिव चेंज हो गया टर्म्स में, तो वो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करेगा, उसमें क्या है। बट अदरवाइज 3 महीना का एक्सटेंशन, इधर 3 महीना लॉकडाउन था, वहां 3 महीना और यूज कर लो असेट को, इट्स वेरी नॉर्मल।
वही वाला रेंट जो अभी दे रहे थे उस समय दे देना, इट्स प्रीटी नॉर्मल। यही किया सारे लोगों ने, जिनका भी 12-12 महीना या 1-1 साल 2-2 साल का लीज था, इधर 3 महीना काम नहीं किए, उधर 3 महीना ज्यादा काम कर लेना, असेट 3 महीना के बाद वापस दे देना। अप्रैल मई जून लॉकडाउन था, उधर अप्रैल मई जून में यूज कर लो। मान लो मार्च में असेट खत्म होने वाला था लीज, उधर 3 महीना यूज कर लो, इट्स वेरी नॉर्मल। इसी के लिए तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर मैट। ये सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैट के ही हैं। इन्होंने 5 नए क्वेश्चन डाले, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा पांचों में से। कोविड-19 के ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके अच्छा, और एक बात आप लोगों को बोलना है कि ये तो अमेंडमेंट इन इंड एस 116 है। जो आपको इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें FAQ था कोविड-19 से रिलेटेड इंड एस की एप्लीकेशन पे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, 40-50 तो। सर वो मई 21 के बच्चों को पढ़ना है कि नहीं? जरूर पढ़ना है, वो सिलेबस में इंक्लूड हो गया समझ लो। मई 2021, नवंबर 2021, वो जो FAQ था ऑन कोविड जो पहले की क्लास में कराया हुआ है वो रेलेवेंट है। ये अमेंडमेंट है, वो FAQ था। क्वेश्चन नंबर 5, फॉरगिवनेस ऑफ लीज पेमेंट। पढ़िए क्वेश्चन। Lessee Z entered into a lease agreement with lessor to lease 1500 square meter of retail space for 5 years. Good. The lease commenced on 1/4/18. Good. Before COVID. The rental payment were 1 lakh payable quarterly in advance on April 1, July 1, October 1, January 1. Normal agreement. Z's incremental borrowing rate is 5%. एक परफेक्ट सम दे दिया वो वाला जैसा मैंने दिया था। Assuming that interest rate implicit is not available. There are no initial direct cost, lease incentive or dismantling cost. बाकी कोई लफड़ा नहीं है। Z's business was severely impacted by the COVID-19. COVID-19 का नाम भी आ गया। L and Z negotiated a rent concession. Fantastic. On 1 June 2020, L agrees to provide Z an unconditional rent concession that allows Z to forego payment of its rent due on 1st July. That is, L forgives the rent payment of 1 lakh due on July. तो ये 1 लाख रुपया PL में चला जाएगा। सिंपल ऐसा एंट्री, मेरे पास तो डेटा नहीं है सारा। अच्छा, what will be the accounting treatment in the books for rent concession assuming that it is eligible for practical expedient? तो हम लोगों के पास तो लीज लायबिलिटी और वगैरह वगैरह का डेटा निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा फिगर निकालने के लिए नहीं बोला। आप लिखो, आंसर लिखो। एज दी इसी वाला क्वेश्चन का आंसर मांगा, यही वाला मांगा है बस, ये जो आपको पढ़ाए हैं। As the conditions of applying practical expedient are fulfilled, we assume that Z is applying practical expedient, applying it.
नीचे लिखो ठीक है, लिखो ए नहीं, लिखो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एक्सप्लेन्ड बिलो. ए record depreciation normally. B record interest expense normally. Interest account debit to lease liability. Continue to record the interest normally, same borrowing rate, सब कुछ same. Record the rent concession. अच्छा, वो जो हम लोग बोलते हैं ना इन द P&L, उसको बोलते हैं नेगेटिव वेरिएबल इंटरेस्ट या नेगेटिव वेरिएबल लीज पेमेंट. पॉजिटिव पेमेंट माने हम लोग पेमेंट करते हैं, नेगेटिव पेमेंट माने मेरा बच गया. रिकॉर्ड द रेंट कंसेशन एज नेगेटिव वेरिएबल लीज पेमेंट. दैट इज एन इनकम. तो उसका जर्नल एंट्री आ जाएगा लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 1 लाख. ये मान लिया जाएगा कि वो 1 लाख रुपीस पेमेंट कर दिया टू बैंक की जगह टू P&L आ जाएगा. अभी डन. तो ये जो मैंने अकाउंटिंग एंट्री एक्सप्लेन किया था उसी के ऊपर ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया. अच्छा, इसके कारण ना आपका लीज लाइबिलिटी नॉर्मली रहेगा, माने जितना रहना चाहिए था उतना ही रहेगा. बस देखो ना, टू बैंक की जगह टू PL अगर आ गया तो लीज लाइबिलिटी तो उतने ही रुपए से गिरा ना. तो लीज लाइबिलिटी विल रिमेन सेम, ROU असेट विल रिमेन सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. लिख दो एवरीथिंग एल्स विल या एवरीथिंग विल रिमेन सेम. That is, future interest will be recorded. लिख लो, future interest will be recorded using the same borrowing rate of 5%. ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया. अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आपका जो ये हो गया अपना अमेंडमेंट ऑफ इंड AS 116 ओवर, ऑल 5 क्वेश्चंस ओवर, अकाउंटिंग प्रोसेस परफेक्टली एक्सप्लेन्ड. अब एक दो बात और बताना है मेरे को कि आपके ICAI ने जो स्टडी मैट है उसके अंदर अराउंड 140 to 150 क्वेश्चन ऐड किया है. वो सारे के सारे क्वेश्चन पिछले RTP, MTP और क्वेश्चन पेपर से, पास्ट क्वेश्चन पेपर से हैं. इन सारे क्वेश्चन में कोई भी नया कॉन्सेप्ट एडेड नहीं है.
आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को, हो सकता है अगर आपने आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर पुराना सॉल्व किया है तो ये सब आपका ऑलरेडी कवर्ड हो गया होगा, फिर भी हम इन सारे क्वेश्चन का एक सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल बना रहे हैं और उसकी अलग से क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो क्लासेस हम आप लोगों को दे देंगे। वो जैसे भी मैं गूगल ड्राइव में दूं या आपके मोबाइल ऐप में दूं, वो आपको मिल जाएगी। और सेकेंड बात, जो दूसरा वाला अमेंडमेंट बचा ऑन इंड एस 103 बिजनेस के डेफिनेशन में जो चेंज आया और एक तो नया चीज इन्होंने इंक्लूड किया है कंसंट्रेशन टेस्ट बोल के, ये हम अगले कुछ दिनों में रिकॉर्ड करेंगे और आपको मिल जाएगा। 2 अमेंडमेंट छोड़ करके और कोई अमेंडमेंट नहीं है अभी तक। फर्दर कोई अमेंडमेंट अगर आया तो मैं अश्योर करता हूं आपको वो मई 21 और नवंबर 21 के एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा। मई 21 नवंबर 21 में अगर आपको बैठना है तो इन 2 अमेंडमेंट के साथ और बाकी जो अपना कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया था उसी के साथ आप एग्जाम आराम से दे सकते हो। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड वेट फॉर माई दीज लेक्चर्स। Thank you. Stay safe, stay healthy. Bye bye.